अब तो आप हमें सुन पा रहे होंगे सभी लोग। अब तो आप सभी हमें सुन पा रहे होंगे। एक बार अब फाइनली बता दीजिए मेरे प्यारे भाई बहन, छोटे भाई बहन, एक बार बता दीजिए क्या अब आप हमें सुन पा रहे हैं फाइनली? हम्म। ला 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 ला। बता दीजिए जी। यस, तो सुन पा रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, क्योंकि आज हमारे जो टॉपिक है बच्चों, बहुत ही तगड़ा सेशन है, बहुत ही मस्त वाला टॉपिक है। एक बार मैं पेन ले लेता हूं। यस, तो चलिए जी, हमारा टॉपिक है जयप्रकाश नारायण जी का संपूर्ण क्रांति चैप्टर। इससे पहले हम लोगों ने बालकृष्ण भट्ट जी की रचना बातचीत को बहुत ही अच्छे से पढ़ा। उसने कहा था चैप्टर जिसके रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, हम लोगों ने उनकी भी चैप्टर को पढ़ लिया। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार के एक जाने माने लाल जिसने छात्र आंदोलन में क्रांति लाया, और अब हम इन्हें पढ़ने जा रहे हैं मजेदार तरीके से। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और अंत तक क्लास को देखिए, अंत तक क्लास को देखिए। चलिए हम लोग थोड़ा जयप्रकाश नारायण जी के बारे में जान लेते हैं। जयप्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को, मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को हुआ। और इनका जन्म होता है बच्चों सिताब दियारा गांव, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया और हमारे बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। सिताब दियारा। पुकार का नाम, बचपन में इनका नाम था बाउल। अगर आपसे सवाल पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम क्या था, तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में लगा दो बाउल नाम था। क्या नाम था बच्चों? बाउल। बड़े होने पर इनको जेपी नाम से प्रसिद्ध होना पड़ा, और ये हुए भी थे। जेपी यानी कि जयप्रकाश, और अपनी जन पक्षधरता के लिए, जन पक्षधरता यानी लोगों के पक्ष में, लोगों के हित में काम करते थे, इसलिए इनको लोकनायक के नाम से जाना गया। लोगों के नायक, लोक मतलब लोग होता है, ये लोगों के नायक के नाम से जाने गए, इसलिए इनको आगे लोकनायक भी कहा गया। बच्चों क्या क्या नाम दिया गया? बचपन का नाम बाउल था, फिर जेपी से भी प्रसिद्ध हुए, और जन पक्षधरता यानी कि जनता के हित में काम करने के लिए इनका नाम लोकनायक हुआ। इनके माताजी का नाम था आदरणीय फुलरानी जी, और पिताजी का नाम था आदरणीय हर्षुदयाल जी। हर्षुदयाल इनके पिताजी का नाम था। पत्नी प्रभावती देवी, जो कि ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी, जो गांधीवादी थे, गांधी विचारधाराओं से प्रभावित रहते थे, उनका नाम था ब्रज किशोर प्रसाद। उन्हीं की बेटी थी प्रभावती, और प्रभावती जी से ही हमारे जयप्रकाश नारायण जी की शादी हुई थी। यानी कि ब्रज किशोर प्रसाद जी जयप्रकाश नारायण के ससुर हुए। यह आरंभिक शिक्षा घर पर ही, फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए, और यही बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, इन्होंने एक रचना लिखा, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, इन्होंने एक रचना लिखा जिन पर इनको सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर ये पटना कॉलेज, पटना में एंट्रेंस इनका हो जाता, एंट्री हो जाता है। गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के दौरान इनको शिक्षा अपनी अधूरी छोड़नी पड़ी। 1922 में ये अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, जब देश में आंदोलन डाउन हो गया था, चरम सीमा पे नहीं था, उस समय इनको लगा कि अभी हमें कुछ पढ़ लेना चाहिए, तो ये 1922 के आसपास अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका में जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। वहां कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्कंसिन, मेडिसन, कई जगह यूनिवर्सिटी में, कई विश्वविद्यालयों में जाकर के अध्ययन किया इन्होंने। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा उन्होंने यहीं पर ग्रहण किया। इनकी माताजी का तबीयत खराब रहता था बराबर। माताजी की तबीयत खराब होने के कारण ये तुरंत वहां से वापस चले आए, पीएचडी ना कर सके और वापस अपने भारत देश लौट आए। कौन? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 1929 में कांग्रेस में शामिल होते हैं। अगर पेन पेपर होगा तो भैया जी लिख के रख लीजिए, परीक्षा में पूछने वाले सवाल है। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये जेल भी गए थे। कब गए थे जेल? 1932 में। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई, इन्होंने काफी हेल्प किया उसमें। 1939 में, 43 में भी ये जेल गए थे। 1942 के आंदोलन में इनको बहुत फेमस मतलब प्रसिद्धि मिल गई, ये काफी फेमस हो गए। फिर आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था।
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था मेरे भैया जी? आप सभी लोग बता दीजिए, सभी लोग बता दीजिए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1954 में। मेरे सभी साथी दोस्त सब लिख दोगे चैट सेक्शन में, ताकि और मजा आ जाएगा। आप देख लीजिए, हिंदी के संपूर्ण काव्यखंड और संपूर्ण गद्यखंड का ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को कहा था कि अपने प्रहार बैच के अंदर आप 12th हिंदी में जाओगे तो वहां पे अपलोड हो जाएगा, और आज का मैं समय लिया हूं और आज आपको सोने से पहले हो जाएगा। ठीक है, डन। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े इन्होंने। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि ऐतिहासिक रहा, और आपातकाल के दौरान भी ये जेल गए। जब हमारे देश में आपातकाल लगा था तब भी ये जेल गए थे। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ था। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का भी गठन हुआ था। इनकी एक रचना है, कृति, बड़ी शानदार रचना, जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी, इन्होंने डायरी भी लिखा, इन्होंने निबंध भी लिखे और प्रकाशित भी किए। बच्चों, इन तमाम कार्यों की वजह से, चूंकि समाज सेवक बड़े अच्छे रहे, जनता की सेवा करते रहे, जनता की आवाजों को उठाते थे, जनता की आवाज खुद बन जाते थे और उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी समस्याओं को आगे रखते थे। इसलिए समाज सेवा के लिए इनको 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 1965 में। अंत तक देखना सभी लोग, जो देखेगा वो कुछ सीख के जाएगा। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान। कब? 1965। सभी लोग लिख दीजिए, ठीक है। और 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इनकी तो निधन हो गया था उस बहुत पहले ही, निधन तो इनका 1979 में हो गया, तो फिर 98 में कैसे भारत रत्न मिला? भारत रत्न एक ऐसा सर्वोच्च सम्मान माना जाता है जो मरणोपरांत भी उनके नाम पर दिया जाता है, उनके सम्मान में दिया जाता है। समझे आप सभी? तो ये रहा जी जयप्रकाश नारायण जी की एक छोटी मोटी, आप इनका जीवन परिचय समझ सकते हैं। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए गए इनके द्वारा जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत है यहां। ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो मेरे भाई, संपूर्ण क्रांति, 5 जून 1974 दिनांक था, लोकेशन था पटना का गांधी मैदान, और यहां पे लाखों की संख्या में जो भीड़ उमड़ पड़ी थी, और अकेले मंच पर जयप्रकाश नारायण जी माइक में गूंज रहे थे। तबीयत खराब थी, अस्वस्थ थे। वो भाषण ऐतिहासिक रहा, और उस ऐतिहासिक भाषण का एक छोटा सा अंश यहां पे दिया गया है इस चैप्टर के अंदर। संपूर्ण भाषण अगर आपको जानना है तो एक पुस्तिका आती है जिसका नाम था जनमुक्ति। जनमुक्ति एक पुस्तिका है, उस पुस्तिका के अंदर पूरा का पूरा भाषण यहां पे है। यहां तो बस एक छोटी सी झलक भर मिलती है जी, किंतु लाखों लाख की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए थे यहां पर, विशेष करके युवा लोग आए थे, और ऐतिहासिक जन सम्मर्द के बीच लोकनायक ने, यानी कि जयप्रकाश जी ने, अस्वस्थ दशा में भी, यानी कि वो हेल्दी नहीं थे, उनकी तबीयत खराब थी, अस्वस्थ दशा में भी शांतिपूर्वक अपनी बातें कही, और जनता जी मंत्रमुग्ध होकर बड़े प्यार से सब सुनते रहे। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन ने एक बड़ा रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न ही कोई वैसा प्रेरक भाषण हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ, वो ऐतिहासिक भाषण रहा। तो बच्चों, यहां तक तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, यस और नो बता देंगे, यहां तक तो समझ में आ गया होगा बच्चों, फटाफट से बता दीजिए। ला 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 चलिए, सभी बच्चों का जवाब आ गया, यस यस यस, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं बच्चों इनके चैप्टर की तरफ। अब बड़े प्यार से आप सभी लोग सुनिएगा, मैं इस बात की तो गारंटी देता हूं कि अगर कोई भी मेरे प्यारे साथी, स्टूडेंट, विद्यार्थी, दोस्त, मित्र, जो भी लोग अभी यहां पे अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, वो सभी लोग इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद मैं इतना गारंटी दे सकता हूं कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव और एक भी सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, दिमाग में सदैव के लिए छप जाएगा।
यानी इंटर पास आउट होने के बाद भी आपको इसके अंदर की काफी स्टोरी याद रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत इंस्पिरेशन रहेगा कि जब आप क्लास 12th पास आउट हो जाते हो और उसके बाद आपका छोटा भाई आपसे कुछ पूछे तो आप उसको गाइड कर पाते हो, बता पाते हो, तब आपको एक अलग प्राउड फील होता है कि क्या हमने गजब का स्टडी करा है। तो चलिए, मेरा रिक्वेस्ट होगा आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग अंत तक इस चैप्टर को एंजॉय करिए, और मैं जहां जहां सवाल पूछूंगा मेरे भाई आप सभी लोग जवाब देते चलिएगा। देखिए, चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। सबसे पहला बात कि संपूर्ण क्रांति एक भाषण का अंश है। संपूर्ण क्रांति एक भाषण का अंश था, इसलिए हम इसको भाषण कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि बातचीत की विधा क्या है, तो आप कहते हो कि वो तो निबंध है। आपसे पूछा जाता है उसने कहा था कि विधा क्या है, यानी वो किस प्रकार का लेखन है भाई, तो आप कहते हो वो तो कहानी है सर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण क्रांति की विधा क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए भाषण। चैट सेक्शन में लिखो सभी, क्या होता है ये? भाषण। अब आइए, कुछ पल के लिए मैं जयप्रकाश नारायण की तरह आपको उनका भाषण सुनाने का प्रयास करता हूं। मतलब आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। सर, लेखक और की मृत्यु और जन्म याद करने का ट्रिक, देखो मैंने ट्रिक बनाया है, पर अफसोस कि वो सारी वीडियोस नहीं है अब हमारे बीच, पर हमें वो फिर से क्रिएट करना है। नहीं तो 2200 वीडियो हमने क्रिएट किया था बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। 2200 वीडियो का स्टडी मटेरियल बच्चा घर बैठे पढ़ सकता था बिना एक पैसा खर्च किए। परंतु अफसोस, ईश्वर की मर्जी थी, जो होना था वो हो गया। बट अब आपके साथ नया सफर है, इसको स्टार्ट करते हैं। बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, माइक पकड़े हुए या माइक स्टैंड पे लगा हुआ है। बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, यहां पर एकत्रित सभी लोग, युवा साथी, तमाम प्रदेश के कोने कोने से आए मेरे भाइयों और बहनों, अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनाना तो वह चाहते थे। मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं, मैंने स्वीकार किया। रेणु जी ने कविता सुनाने से पहले पूछा मुझसे कि मैं ये कविता सुना दूं, तो मैंने हां कह दिया, मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियां और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृति को जागृत कर दिया है। लेकिन तमाम यहां पर उपस्थित जनता जनार्दन से मैं ये कहना चाहता हूं कि रेणु जी ने जो अभी कविता सुनाई, वो कविता सिर्फ एक कविता नहीं थी, हमारे अंदर की कई सारी स्मृतियां, कई सारी यादों को, कई सारी दुखद अप्रिय घटनाओं को भी जगा दिया है, दुखद स्मृतियों को भी जगा दिया है। इससे हमारा हृदय भर उठा है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, यहां पर उपस्थित सभी लोगों से मैं कह रहा हूं कि शायद मालूम नहीं होगा, जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था, तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। अब यहां पर नोट कर लो, क्वेश्चन पूछेगा, जयप्रकाश नारायण जी किसके यहां, कौन से मित्र के यहां रुके थे? ईश्वर अय्यर के यहां। ईश्वर अय्यर, श्री ईश्वर अय्यर इनके मित्र थे। कितने दिन रुके थे बच्चों? 2 दिन वहां पर रुके थे। वहां दिनकर जी थे, गंगा बाबू थे, वो सब मिलने आए थे मेरे से, वो सब हमारे यहां हमसे मिलने आए थे वहां पर। बल्कि गंगा बाबू तो साथ में ही रहते थे, और दिनकर जी बड़े खुश दिखे बेचारे, बहुत खुश थे। रामधारी सिंह दिनकर जी, उन्होंने अभी हाल की अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सबकी पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आवाहन में, देश के तरुणों का, युवाओं का आपने जो किया है, मैं देखता हूं। तालियां बजने लगी। कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि अभी गंगा बाबू जी तो हमारे साथ ही वहां पे रहते थे, दिनकर जी बड़े खुश दिखे। हालांकि दिनकर जी ने कुछ कविताएं पढ़ी और वो काफी प्रसन्न होकर के कहे कि जयप्रकाश नारायण जी, आपने जो इस आंदोलन की शुरुआत की है, मैं जो आपसे उम्मीद रखा था, वो सारी उम्मीदें पूरा होने का वक्त आ गया है। आपने जो इस देश के युवाओं के लिए कदम उठाया है, वो देख मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि अब वक्त आ गया है, उस आंदोलन के थ्रू वो सारी हमारी उम्मीदें पूरी हो जाती है। तब तक इतने पे जनता ताली बजाती है, ताली बजाओ आप लोग, जनता ताली बजाती है। अरे सुनिए, तालियां हरगिज न बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। जयप्रकाश नारायण जी ताली बजने पर भी मना करते हैं कि भाई ताली मत बजाओ, मेरी बात सुनो, अभी तो बहुत सारी बात बाकी है। अब मेरे मुंह से आप हुकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं बताऊंगा आपसे, जो कुछ विचार मैं आपके सामने रखूंगा,
वो विचार भी हुंकार से कम नहीं होंगे, भरे होंगे, आवाजें बुलंद होगी हमारी, क्रांतिकारी वे विचार होंगे। मैं जितना भी विचार आप सबके सामने रखने वाला हूं, हमारे बिहार में उपस्थित देश के कोने कोने से आए युवा भाइयों, माताओं और बहनों, आप सभी लोगों को बता दूं कि जो मैं विचार बताऊंगा वे विचार क्रांतिकारी होंगे, जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा, उन रास्तों पर चलना आसान नहीं होगा। अमल करने के लिए खुद को बलिदान करना पड़ेगा, तो बलिदान करना पड़ेगा, स्वयं को कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, जरूरत पड़े तो जेल जाना पड़ेगा, जमीन की कुर्कियां होंगी, हड़प लिया जाएगा, कुर्की जब्ती कर लिया जाएगा, क्योंकि ये इतने कष्टकारी होते हैं ये रास्ते, ये सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, मित्रों यह क्रांति है और यह संपूर्ण क्रांति है। यही नारा उन्होंने दिया था कि यह संपूर्ण क्रांति है। क्या है बच्चों? यह संपूर्ण क्रांति है। आगे देखो, यह कोई विधानसभा के विघटन का आंदोलन नहीं है। यहां कोई विधानसभा का विघटन नहीं हो रहा है कि हमें ये सीट दे दो, ये सीट दे दो, हमें ये मंत्री सीट चाहिए, वो मंत्री सीट चाहिए, कुछ नहीं। वह तो एक मंजिल है, वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है, दूर जाना है, दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है उस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी है, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने या तो फांसी पर लटकाए गए, जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही है। प्यारे साथियों, मित्रों, वो विचार क्रांतिकारी होगा और उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल होगा। वो एक मंजिल है, कोई विधानसभा का विघटन नहीं है मित्रों। वो एक मंजिल है जो रास्ते में है, दूर जाना है, दूर जाना है। अगर मैं आप सभी को जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में कहूं तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि न जाने इस देश की जनता को कितनी मील अभी चलना है, न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। किस लिए भाई? अपने स्वराज्य की प्राप्ति के लिए, जिसके लिए हजारों लाखों युवाओं गोली का निशाना बन गए। कई सारे क्रांतिकारी वीर शहीद लोग अपने आप की कुर्बानी दे दिए हमारे इस स्वराज्य के लिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए क्या कि न जाने, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, यह कथन किसका था? जवाहरलाल नेहरू जी का। और यह पंक्ति कहां से ली गई? संपूर्ण क्रांति चैप्टर से। लेकिन आज जयप्रकाश नारायण जी फिर कह रहे हैं, सुनिए, लेकिन आज 27-28 साल के बाद का जो हमारा स्वराज्य है उसमें जनता रो रही है, कराह रही है। देश की आजादी का 27-28 साल हो गए, 27-28 साल के बाद भी देश की जनता रो रही है, तड़प रही है, कराह रही है। भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कोई काम नहीं होता है जनता का। यहां पे बिना रिश्वत दिए घुसखोरी हो गई है, भ्रष्टाचारी हो गई है। चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, बैंक हो, हर जगह टिकट लेना हो, उसमें भी जहां भी हो, रिश्वत के बगैर जनता का काम नहीं होता है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब जाती है। ये नेता मंत्री जितने भी लोग हैं सब वीआईपी बन जाते हैं। इनके लिए ट्रैफिक जाम नहीं रहेगा, इनके लिए दुनिया भर का पेंशन, ये हार भी गए, एक बार विधायक बन गए तो उनको पेंशन मिलता रहेगा। परिवारवाद की कहानी, बाबूजी नेता बोले तो बेटो नेता बन के घूमे लगल है। बड़का भैया ध्यान दे, चुनाव चिन्ह हमारा ये है। जनता मर रही है, आपको गद्दी पर बैठाया कौन? जनता। और जनता आज रो रही है। बिना रिश्वत का, बिना भ्रष्टाचारी का कोई काम नहीं होता जनता का। कहीं पे जाओ, किसी भी संस्था में जाओ, किसी भी ऑफिस में जाओ, किसी भी दफ्तर में जाओ, जल्दी काम कराना है, कहता है पेपर के नीचे से रोकड़ा पकड़ा दीजिए। पेपर सादा सादी दीजिएगा तो फाइल यही तरह रखा गई, कहां गई कोनो पता नहीं है। लेकिन पेपरवा के नीचे गांधी जी के सटा के दे दो, देखिए तुरंत काम हो जाएगा। वही यहां पे मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं। शिक्षण संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। ये जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं पूरी जनता जनार्दन के बीच। जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है तो गुलामी की शिक्षा दी जाती है। न जाने किस प्रकार का शिक्षा व्यवस्था हो गया है
शिक्षा पाकर दर दर ठोकरे खाना नौकरी के लिए। नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरियां मिलती ही नहीं है, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, सिर्फ गरीबों की बेरोजगारी बढ़ती है, अमीरों की नहीं बढ़ती। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ती जा रही है और पिछले वर्षों में भी बढ़ी है। यह 1974 का भाषण है, यह 1974 का भाषण है बच्चों। तो मित्रों, आज की स्थिति यह है, और इस स्थिति में वहां दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द सुनाए थे, बड़े हृदयग्राही थे, हृदय से लग गई थी वो बातें। ये परिस्थिति है हमारे समाज की आज की, 1974 की बात। ऐसी परिस्थितियों में दिनकर जी ने हमें कुछ कहा था, वो बात टच कर गया था हृदय को। और उसी रात जब विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, सवाल पूछा जाएगा जी इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे, जवाब दीजिएगा रामनाथ जी गोयनका। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे बच्चों? रामनाथ जी गोयनका। उन्हीं के घर पर वो मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा दिनकर जी को, रात को दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक आ गया रामधारी सिंह दिनकर जी को। 3 मिनट में गोयनका जी ने उनको अस्पताल पहुंचाया, मात्र 3 मिनट में। जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे रामनाथ जी गोयनका, अगर चैट सेक्शन में लिख पाओ तो मेरे भैया लिख दो, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ जी गोयनका जी थे। रामधारी सिंह दिनकर जी को हार्ट अटैक आया, दिल का दौरा पड़ा, मात्र 3 मिनट में उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया। कौन से हॉस्पिटल में? विलिंगडन नर्सिंग होम। याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव सवाल, विलिंगडन नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं। सारा इंतजाम था वहां पे मित्रों, सारी व्यवस्थाएं थी उस रात। अगर पटना का अस्पताल होता तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार हो पाता या नहीं। यहां पर एक व्यंग है कि हम वहां पे थे, तो गोयनका जी ने 3 मिनट में अस्पताल पहुंचाया। ना जाने पटना का अस्पताल होता तो 3 घंटा में भी तैयार हो पाता या नहीं। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। वही रात अंतिम, वही रात भारी। वो रात दिनकर जी के लिए अंतिम रातें थी और बाकी उनके साथियों के लिए बड़ी भारी रातें हो गई थी। वो उसी रात दिनकर जी का हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है। उसी रात उनका निधन हो गया। सवाल पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु कैसे हुई थी? ऐसी चोट लगी सबको, उनकी यह कविता सुन के उनका वह सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया आज मुझे। आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो सारा चेहरा, सारा वो यादें ताजा हो गई। आज लगता है हमारे 2 मित्रों की कितनी कमी है यहां पर। एक भाई बेनीपुरी जी, अगर वो होते तो भैया उनकी लेखनी में क्या कहना, 4 चांद। उनकी लेखनी में जो ताकत थी ना, आज के जुलूस का, आज की सभा का जो वर्णन हमारे बेनीपुरी जी कर देते ना, एक एक शब्दों में अंगार होता, जुनून होता, जोश होता। और आज दिनकर जी भी नहीं है। जो कविता वो लिखते भाई नए भारत के नवनिर्माण के लिए ना, क्या शानदार होती वो कविताएं हैं, जो देश के युवकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा है शुरू, प्रारंभ हो गया है। वह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती। आज हमारे 2 मित्र होते मित्रों, एक भाई बेनीपुरी जी और एक दिनकर जी। क्या कविता लिखते हैं, इनके एक एक शब्द आज के इस बड़े आंदोलन को और बड़ा बना देते। एक नई जुनून, नई जोश। लेकिन आज दोनों हमारे बीच नहीं है, ना दिनकर जी हैं मित्रों और ना ही बेनीपुरी जी हैं। ये बच्चों भाषण है। क्या है? भाषण है। समझ आ रहा हो तो दिल का इमोजी लगा के भेज देना चैट सेक्शन में, थोड़ी ऊर्जा मिल जाएगी। तो मित्रों, ये स्मृतियां जगी है। आज हमारे दोनों मित्र यहां पर नहीं हैं। देश की युवाओं के लिए, स्वराज्य के लिए न जाने कितने रचनाएं उन्होंने रच डाली। आज अगर उनकी याद आई है, थैंक यू सो मच, लव यू बच्चों, आप सबने बड़ा प्यार दिया। अगर आज उन दोनों मित्रों की याद आई है, हृदय भारी है, बोझ सा लग रहा है। स्मृतियां जगी और उनका भार हृदय पर है। मैं तो थक गया हूं, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है। जयप्रकाश बूढ़े हो रहे हैं, कह रहे मैं तो थक गया हूं मित्रों, लेकिन हमारे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी आई है और मैंने इस जिम्मेदारी को अपने तरफ से मांग करके नहीं लिया है। तरुणों से, तरुणों मतलब नवयुवकों से, छात्रों से बराबर मैं कहता रहा हूं। जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी का,
यूथ फॉर डेमोक्रेसी का जब हमने आह्वान किया था, लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था, और उसके बाद बराबर कहता रहा हूं कि देखो, संचालन समिति में बहस करता रहा हूं मैं, हम बूढ़े हो गए हैं, देखो हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह ले लीजिए, लेकिन आगे आप आइए, हम दूसरी पीढ़ी के हो गए, आप नई पीढ़ी के लोग हो, युवा हो, अरे देश का भविष्य आप सबके हाथों में है युवाओं, आपके अंदर उत्साह है, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर शक्ति है, जवानी है आपके अंदर, आप नेता बनिए, हम आपको सलाह देंगे, हम आपको सजेशन देंगे, मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा कि नहीं नहीं जयप्रकाश जी, सिर्फ मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा जी, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन मैं टालता रहा, मैं अस्वस्थ रहा, मेरी तबीयत खराब थी, हम बुजुर्ग हो गए हैं, मैं चाहता हूं ये नए नए तरुण जो युवा है, मैं तरुणों से कहते आया हूं, युवाओं से कहते आया हूं कि जो नए नए चेहरे दिख रहे हैं, नए युवा दिख रहे हैं, इनके अंदर जोश है, इनको हमारी देश के लिए आगे आना चाहिए। आज अगर हमारे देश की कुछ भी बात होती है, विपक्षी देश कुछ भी कहते हैं, हमारे देश के सभी युवाओं के अंदर जुनून पैदा हो जाता है, आग वो उबलने लगता है, क्योंकि बात हमारे हिंदुस्तान की आती है। कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, बस एक ही धर्म, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। बाद में कुछ भी होगा, पहले हम हिंदुस्तानी हैं सब। तो हमारे देश की युवाओं की खून उबलने लगता है, शत्रु सामने हो तो चिर फाड़ के रख देंगे, ऐसी उबलन आती है उनके शरीर में। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि तुम लोग युवा हो, सामने आओ, कोई सलाह चाहिए हम सलाह देंगे। लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं जयप्रकाश नारायण जी, सिर्फ मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व करना पड़ेगा और हम आपके मार्गदर्शन पर चलेंगे। मैं टालता रहा जी, लेकिन अंत में वे लौट जाते समय मैं उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। मुझे लगा कि चलिए बच्चे हैं, कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं। लेकिन अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, स्वीकार तो मैंने कर लिया, और स्वीकार करते समय मैं अनुभव किया अपनी अयोग्यता का, और नम्रता पूर्वक यह स्वीकार किया। परंतु छात्रों से भी और जितने भी लोग यहां पर उपस्थित हैं, आप सबसे भी मेरा यही अनुरोध है कि मैं नाम के लिए नेता नहीं बनना है, मुझे नाम के लिए नेता नहीं बनना है। मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिक्टेट करे पीछे से कि क्या करना है जयप्रकाश नारायण तुम्हें, तो इस नेतृत्व को मैं कल छोड़ देना चाहूंगा। ये ना कि हम नेता बन गए पीछे से, जयप्रकाश ये करिए, ये मत करिए, ये करिए, तो ऐसा डिक्टेटरशिप हमें नहीं चाहिए। फिर जयप्रकाश एक मिनट देर नहीं करेंगे उसको, ये जिम्मेवारी को, इस नेतृत्व को छोड़ने में, मैं तुरंत छोड़ दूंगा। मैं सबकी सलाह लूंगा। तालियां बिल्कुल मत बजाइए, तालियां नहीं, मैं सलाह सबकी लूंगा। बात भी सुनिए सभी लोग, ताली मत बजाओ, बात सुनो, पहले बात समझिए। सबकी बात मैं सुनूंगा, छात्रों की बात सुनूंगा, जितना ज्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, मैं उनसे बहस भी करूंगा, डिस्कशन करूंगा, समझूंगा, और अधिक से अधिक उनकी बात मैं स्वीकार भी करूंगा। आपकी भी बात स्वीकार करूंगा मेरे भाइयों और बहनों, जन संघर्ष समितियों की भी बात मैं सुनूंगा, लेकिन फैसला सिर्फ मेरा होगा। मैं सुनूंगा सबकी, फैसला मेरा होगा, तब तो जाके नेतृत्व का कुछ मतलब बनेगा। और जो फैसले मेरे होंगे इनको मानना होगा, और आपको मानना ही होगा, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है। और अगर नहीं मानते हैं तो आपस के झगड़ों में रहो, बहस करते रहो, पता नहीं कि हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। इस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया स्वयं को। कहते हैं फिर, बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में जी रहा हूं, बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन, पब्लिकली, समाज के लिए, सबके लिए। 1921 में जनवरी का महीना था, इसी पटना कॉलेज में आईएससी का मैं छात्र था। 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में भाषण देते हुए कह रहे हैं कि जब 1921 था, उस समय मैं यही पटना में ही था, पटना कॉलेज में आईएससी का विद्यार्थी था मैं। अरे हमारे साथ हमारे नजदीक के एक साथी भी थे, वो छात्रवृत्ति पाने वाले थे, स्कॉलर थे, वो स्कॉलरशिप मिलती थी उनको, छात्रवृत्ति मिलती थी, सब अव्वल दर्जे के थे, बड़े अच्छे पढ़े लिखे सब थे, क्रीम थे, बटर क्रीम थे, बहुत तेज थे। उस समय के विद्यार्थियों में उनको क्रीम माना जाता था। और हम सबने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर सहयोग किया,
असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही मेरा जीवन बीत गया, मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई। चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था ना, तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र जो भी कह लीजिए, मथुरा बाबू जी थे, उनके जमाता बाबू फूलदेव साहेब वर्मा थे, उनके पास मुझे भेज दिया गया कि जाओ तुम फूलदेव बाबू के साथ रहो, उनकी लेबोरेटरी में कुछ कुछ प्रयोगशाला में कुछ कुछ प्रयोग करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, कुछ तो सीखने को मिलेगा, साइंस के विद्यार्थी हो। तो भाई मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में बड़ा पूजा का भाव है, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था। मदन मोहन मालवीय जी के लिए हमारे हृदय में जगह जरूर है, लेकिन मैं फिर भी उनके विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय में मैं नहीं गया, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी, स्वतंत्र नहीं था वह, पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था वह। तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया, मैं किसी विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी आईएससी की, नोट कर लो। जयप्रकाश नारायण जी ने आईएससी की परीक्षा कहां से दी? बिहार विद्यापीठ, नोट कर लो, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी आईएससी की। पास तो करना ही था, पास मैं कर भी गया, पास तो करना ही था और मैं पास कर गया। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था तो मैंने स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे अमेरिका के बारे में। कह रहे हैं कि मेरे प्रिय देश के कोने कोने से आए हुए तमाम जनता जनार्दन भाई बहन और युवा साथी, मैं जब हाई स्कूल में था ना, तो उस समय स्वामी सत्यदेव का भाषण सुना था। किनका? लिखो सभी। स्वामी सत्यदेव का मैंने भाषण सुना था अमेरिका को लेकर के। कोई धनी घर का नहीं हूं, थोड़ी सी खेती और पिताजी नहर विभाग में जिलादार थे, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट भी बन गए थे, नॉन गजेटेड ऑफिसर थे। उनकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजे। खुद कह रहे कि हमारे पिताजी किसान थे, हम बहुत वैसे बैकग्राउंड से नहीं हूं, थोड़ी सी खेती थी, पिताजी नहर विभाग में जिलादार थे, किसान नहीं थे, और किसान भी थे, थोड़ी बहुत खेती भी थी। तो बाद में नॉन गजेटेड ऑफिसर थे, उनकी हैसियत नहीं थी कि वो हमें अमेरिका भेज के पढ़ा सके। लेकिन मैंने स्वामी सत्यदेव का भाषण सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। मैं उनके भाषण में यह बात सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे। आंदोलन तो गिराव पर आ चुका है, लेकिन चढ़ाव पर था, उतर चुका है। इस बीच में अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊंगा तो बेहतर होगा, इसलिए अमेरिका गया। अमेरिका गया, जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका चले गए। कुछ लोग हैं जो हमारे पता नहीं कि उन्हें किस नाम से मैं पुकारूं, मुझे आज वर्षों से गालियां देते रहे हैं, जानते हैं आप लोग। मैं अमेरिका गया, कुछ लोग हैं, क्या ही कहूं उनके बारे में, समझ नहीं आ रहा कौन सा नाम से मैं पुकारूं उनको। अरे आज तक वो सब मुझे गालियां देते आ रहे हैं। कितनी गालियां मुझे दी गई है, चूंकि अमेरिका में मैंने पढ़ा, इसलिए मैं अमेरिका का दलाल बना हूं। मैं अमेरिका पढ़ने के लिए गया तो मुझे अमेरिका का दलाल कह दिया गया, नारे लगवाए गए, निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, ये नारे लगाए गए। बच्चों, एक सवाल बनता है कि जयप्रकाश नारायण को किस देश का दलाल कहा गया था? अमेरिका का दलाल कहा गया था। आगे देखिए मित्रों, मैं अमेरिका के बगानों में मैंने काम किया है। हमारे पिताजी की हैसियत नहीं थी। अब प्यारे बच्चों, अब जो लाइन आपके लिए आ रही है ना, संभाल कर रखिएगा। एक गाना है कि दुनिया में कितना गम था, अपना गम फिर भी कम था। लोगों को लगता है कि मैं ही सिर्फ स्ट्रगल किया हूं, लेकिन जब आप बाहर की दुनिया में जाते हैं ना, तो पता चलता है कि आप तो फिर भी बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके तन पे वस्त्र है, आपको खाने की 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, सोने के लिए छत है, बरसात में तूफान में छिप के रह लेते हो अच्छे से, सेफ सुरक्षित। लेकिन जब सड़कों पे चलते हो ना, तो एक माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आसमान, खुले आसमान के नीचे, सड़क के किनारे उस चट्टी पर ऐसे ही सोए रहते हैं। ठंड कैसे गुजरती है, बारिश कैसे गुजरता है, तब आपको समझ आता है कि हे प्रभु कल्याण करें इन लोगों पर, मेरी स्थिति तो फिर भी बहुत सही है। ये देखिए जयप्रकाश नारायण जी, इन्होंने भी स्ट्रगल किया है, हमने भी स्ट्रगल किया है, आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई मंगल ग्रह से तो हम लोग आए नहीं हैं। मित्रों, मैं अमेरिका के बगानों में काम किया, कारखानों में मैंने काम किया, लोहे के कारखानों में मैंने काम किया। अरे यहां तक नहीं, जहां जानवर मारे जाते हैं, मैं उन कारखानों में भी मैंने काम किया है, क्योंकि मैंने स्वामी सत्यदेव के भाषण सुनकर के मोटिवेट हुआ था कि वहां मजदूरी करके भी बच्चे पढ़ सकते हैं।
जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में मैं काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पका लेते थे। छुट्टी के देखो, छुट्टी के समय को कैसे यूटिलाइज करते हैं। आज भी मैं कई जगहों पर जाता हूं तो मैं फल खरीदने जाता हूं, बच्चा पहचान लेता, कहता आप अनु सर हैं? बोले हाँ। तो सर मैं आपसे पढ़ा हूं। मैं कहता हूं आप दुकान? हाँ सर। दिन भर दुकान चला लेता हूं, शाम को पढ़ाई करता हूं। पापा नहीं है तो घर का खर्चा देखना पड़ता है। आंखें भर आती है, हमारी हृदय भर जाता है, लगता है मैं क्या कर दूं उसके लिए। ऐसे तमाम बच्चे, कोई नाश्ता का दुकान चला रहे, वहां जाते हैं, बच्चे प्रणाम करते हैं, कहते हैं आप अनु सर हैं? जी सर हम यही करते हैं। और मैं, पढ़ाई कैसे करते हो? सर पढ़ाई भी करते हैं, इसी टाइम में क्लासेज भी करते रहते हैं, देखिए ये किताब। कई बच्चे किताब रखते हैं, मोबाइल में क्लास रखते हैं। मेरी आंखें भर जाती है, ये बच्चे इतना मेहनती हैं। तो जिसके माथे पे पानी टपकता है ना, वही उसका कीमत समझ सकता है कि कैसे उसको ढका जाए। और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे, कोई अमीरी नहीं था। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे, एक एक कोठरी के अंदर कई आदमी हम लोग मिलकर रह लेते थे। रुपया बचाना होता था, कुछ कपड़े खरीदने होते थे, कुछ फीस के लिए पैसा बचाना था, और बाकी हर दिन, रविवार को भी छुट्टी नहीं, 1 घंटा रेस्टोरेंट को हिंदी में रेस्तरां कहते हैं, रेस्टोरेंट में, होटल में बर्तन धोने का काम करना, वेटर का काम करना, ये सब हमने किया है। शाम को रात का खाना वहीं पे मिल जाता था, दिन का खाना मिल गया। किराया कहां से मकान का हमको आया? बराबर 2-3 लड़के, कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थी कमरे में, एक चारपाई पर मैं और कोई एक अमेरिकन लड़का रहता था, उसी में हम लोग गुजारा कर लेते थे। हम दोनों साथ साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी। इस गरीबी में मैं पढ़ा हूं, मैं अमेरिका इस गरीबी में रह के पढ़ा हूं, लेकिन ये अंधे लोगों को ये नहीं दिखता था। मित्रों, ये लोग मुझे गाली देते थे, दलाल कहते थे, क्योंकि मैं स्ट्रगल करके वहां पढ़ाई कर रहा था। इतवार के दिन या कुछ ऑड टाइम में, एक्स्ट्रा टाइम में, यह जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम हमने किया है। शू शाइन पार्लर में, वहां पे हमने जूते साफ करने का भी काम किया है। तो बच्चों, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, परिस्थितियां सब कुछ सिखा देती है। जरूरी नहीं है कि अनुभव उम्र होने पर ही आएगा, वक्त का मार जब लगता है ना, तो सब कुछ समझ आ जाता है। एक छोटा बच्चा, उसको भी समझ आ जाता है कि कैसे उतनी छोटी उम्र में घर चलाना। सड़क पे बाहर खड़ा होकर के अमीर लोगों की गाड़ियों में ऐसे पोछा लगा देता है, फिर हाथ फैलाता है कि कुछ तो दे दो मेरे भाई। कुछ इतने अमीर होते हैं कि बिल्कुल मुंह ऐंठ के चल जाते हैं। हम ट्रेन में, अभी परसों मैं अपने घर जा रहा था मम्मी से मिलने, एक ट्रेन में बहुत भीड़ थी, हम भी उसी में चढ़े, क्योंकि हम भैया आम जनता लोग हैं, सब एक साथ चलते। बहुत भीड़ थी, यही पटना जंक्शन से आगे दानापुर स्टेशन आया था। कई बच्चे भी हमको मिले थे, कह रहे सर आप इस ट्रेन में। बोले क्या दिक्कत है भाई, हम भी आदमी है, तुम भी आदमी हो, पूरी जनता आदमी है, हम कौन सा वीआईपी हैं का कि हमको मतलब वैसे जाना है, कह नहीं चढ़ेंगे इसमें। बोला सर आप इतने? बोले अरे भाई क्या दिक्कत है। हमने देखा एक बूढ़ी महिला माथे पर खीरा लेकर के चढ़ रही थी भीड़ में। एक अमीर व्यक्ति और उसकी अमीरी पत्नी भी थी, जो बड़ा अमीरी में थी। अमीर व्यक्ति कह रहा है चढ़ जगह बजाए के, प्लेटफॉर्म पर बेचे से पेट ना भर लाता, ट्रेन के भीतर ही घुसा था रू, हटे जैसे, इस तरीके से बोला हमको। तो बोली कि ना भैया हमरा के बेच ले, बता खीरा लगल घरे, बच्चा हमारे भूखाइल बड़े सा, बच्चा भूखाइल बड़े सा तहार। देखिए अमीर व्यक्ति का बोली, और पत्नी कह रही कि उठा के फेंक देना इनकर छबनी होने खीरा के। हम कहीं सुनिए, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, हम बोल दिए, थोड़ा बहस हो गया लेकिन हम बोल दिए, सुनिए अमीर की बोली ऐसा ही लगता है, बच्चा उसका भूखा है ना, वो औरत उसकी मजबूरी है, शौक से नहीं चढ़ी है आपको बेचने के लिए। यहां से वहां जाइएगा ना, भूख लगेगा तो उसी का खीरा खरीद कर आप भी खाइएगा, पैसा होगा तो पैसा ना खा लीजिएगा। पैसा होने से पैसा नहीं ना खाइएगा जी, खाना अनाजे है, फले फूल खाना है। वो बेचारी इतनी बूढ़ी महिला माथा पे खीरा लेके छबनी में चढ़ रही है इस भीड़ में, कदर करिए, मां की उम्र की है, लाज नहीं लगता है आपको? और आप थोड़ी महिला है, बड़ा ध्यान से रहिए, एक महिला की बड़ी कदर करती है। इतने वीआईपी थे तो जेट ले लेते प्राइवेट, काहे इस भीड़ में चढ़ गए आप? ये आपके लिए तो है ही नहीं ट्रेन। अब भाई जो लोग वहां पे सही लोग हैं, सब बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, हो गया। अब लाजे मुंह लजा गए, तुरंते 5 मिनट के बाद वो जगह छोड़ के वो लोग चले गए लोग, लाजे। तो गलत का विरोध हमेशा करना चाहिए, गलत का विरोध हमेशा करिए।
कहीं पे भी बुजुर्ग को इज्जत, बड़ों को इज्जत प्यारी होती है और वो डिजर्व करते हैं। यही ऐसे ऐसे लोग हम बोले कि देखा तारो लड़का हो नहीं तो तू चल जाए वृद्धा आश्रम में, उम्मीद मत करिए कि बाबूजी के बेटा गोड़ दबाई हैं। कैसे कि आपको तमीज नहीं है एक महिला को इज्जत करने का। ये देखिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं, जूते साफ करने का काम हमने सुसाइन पार्लर में किया था, उससे लेकर के कमोड साफ करने का भी मैंने काम किया, कमोड साफ करने का काम हमने किया। अब आप लोग बताओ मैं गलत किया था या सही किया था? मैं उनके साथ गलत किया या सही किया था? मुझे बड़ा बुरा लगा था, मैं धाक एकदम रगड़ दिया। क्या रुपया भाई बता तू मैंने केहू के थी नहीं करिएगा, हाँ बड़ा का रुपया तू भाई बड़ा। मैं काम होटलों में करता था, वहां जब बीए पास कर लिया तो स्कॉलरशिप भी मिल गई। 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया था मैं डिपार्टमेंट का, ट्यूटोरियल क्लास भी लेने लगा तो कुछ आराम मिल गया। और इन लोगों से पूछिए मेरा इतिहास ये जानते हैं, खाली गलियाने के लिए है, यहां पे खाली गलियाने के लिए है, सब गाली देते हैं मुझको, जानकर भी मुझे क्या देते हैं, गालियां देते हैं। लेकिन हमने ये देखा है अपनी गरीबी को, हमने झेला है। अमेरिका में, विस्कॉन्सिन में, मेडिसन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। वह लेनिन का जमाना था, लेनिन, ट्राटस्की, नाम जाने हो ना, क्लास 10th के हिस्ट्री में पढ़े होंगे आप सभी लोग। वह लेनिन का जमाना था, ट्राटस्की का जमाना था। 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी और मैं उसी समय मार्क्सवादी बना था। और दावे के साथ कह सकता हूं कि उस समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, हमने सब पढ़ डाले थे, हमने सब पढ़ डाले थे। और ये हमें अमेरिका का दलाल कहते हैं और गालियां सुनाते हैं। अरे आओ, हिम्मत है तो हमारी तरह स्ट्रगल करके देख लो, तब समझ में आ जाता है अमेरिका की क्या कीमत है और अमेरिका में हम क्यों गए थे। रात रात को रोज एक रशियन टेलर था, दर्जी, उसके यहां हमारा क्लास लगता था। और वहां से जब भारत में लौटा तो मैं कम्युनिस्ट बनकर लौटा था, लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ? क्योंकि मैंने जो लेनिन से सीखा था ना, वह यही सीखा था कि जो गुलाम देश है वहां के जो कम्युनिस्ट है उनको हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई से अलग नहीं रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व, जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुर्जुआ क्लास कहते हैं, उस क्लास के हाथ में हो, पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट अलग नहीं करना चाहिए। देख लीजिए जी, पूरे लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं। पहली बात जो मैंने नोट किया है, यहां पे जितने लोग एकत्रित है इस पटना के गांधी मैदान में, सुन लीजिए, आपसे कहने के लिए वह इस सरकार के बारे में है। आज से 3 दिन हुआ, मैं आप लोगों को बता रहा हूं एक बात, कि आज से महज 3 दिन हुआ, गफूर साहब मिलने के लिए आए थे। गफूर साहब जी आए थे और बहुत प्रेम से मिले। उसके 2 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए, वो भी बड़ा प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के दीक्षित जी से नीचे तक सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। भाई बताइए, हमारे पास सब मिलने आ रहे हैं और लोकतंत्र का ज्ञान दे रहे हो मुझे, हाँ? सबक सिखा रहे हो डेमोक्रेसी का। इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे, हाँ? इन जितने लोग आए थे मेरे से मिलने, इनमें किसी का कोई राइट नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को, लोकनायक को लोकतंत्र की शिक्षा दे, लोकतंत्र का ज्ञान दे। लेकिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं। और इनकी हरकत देखिए जी, इनकी हरकत देखिए। हमारा जुलूस चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, शांतिमय प्रदर्शन था, शांतिमय जुलूस चल रहा था। उसके लिए हजारों लोग आ रहे हैं, प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं। कहीं पैदल आ रहे हैं तो कोई बस से आ रहा है, कोई रेल से आ रहा है, कोई ट्रक भाड़े पर लेकर के आ रहा है, कोई डीजल अपना खरीद करके लेकर के आ रहा है। जहां तहां इन सबको रोका गया, इन लड़कों को पीटा गया, गिरफ्तार किया गया। अचानक, कोई कारण नहीं था, अनायास, बिना कोई कारण। और यहां हमसे आकर के सब मीठी मीठी बातें करते हो, हैं? जयप्रकाश जी लोकतंत्र ये है, जयप्रकाश जी लोकतंत्र ये है। लोकतंत्र का ज्ञान देने आए हो मुझे? और हमारे द्वारा, ये इन बच्चों के द्वारा, युवाओं के द्वारा, मजदूरों को, किसानों को, सबको पीटते हो, जेलों में भरते हो, हैं? और हमारा मुंह पे आके मीठी मीठी बात बतियाते हो, शुगर फ्री बनते हो। स्वीट पॉइजन है सब। इन्होंने जिद की कि इस रास्ते से जुलूस नहीं जाएगा, इसमें यह खतरा है, इसमें वह खतरा है। खतरा कहां है जी? मुझे तो कोई खतरा दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो और शायद उन्हें गोली चलानी पड़े, तब मैंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं। गोली चलाना पड़े या जेल जाना पड़े, यह सब हम नहीं जिम्मेवारी लेंगे। आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है, बीच में यह डाइवर्सन हो जाए, रास्ता ही भटक जाए,
भटक जाएं हम लोग, यह नहीं चाहते हैं। आप सभी लोग इकट्ठा हुए हैं आज, कान खोलकर सुन लीजिए कि हमारे द्वारा, आप सबके द्वारा, हम सबके लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह आंदोलन था, लेकिन इसको नया रूट दे दिया गया। हम लोग भटक जा रहे हैं, जो हम यह नहीं चाहते हैं। तो चलिए, जो आप कहते हैं वही मान लेते हैं, जो आप कहते हैं मैं वही मान लेते हैं। कहां पे जी? वही मान लेता हूं। तो ये बिगड़े भी होंगे छात्र लोग। उधर से जाना था, आप इधर से क्यों आए? हालांकि वे उन लड़कों को ले आए और एक दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारी छात्र संघर्ष समिति के वहां जेल में हैं, उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए थे लोग। मैं नहीं जानता हूं कि अंग्रेजी सरकार के जमाने में भी इस तरीके का व्यवहार कभी हुआ हो। अरे शर्म करे ये लोग, जो आकर के जयप्रकाश नारायण के मुंह पर मीठी मीठी बातें करता है। अरे अंग्रेज भी तुम सबसे बड़े अच्छे थे। अंग्रेज के समय में भी इतनी गंदी हरकत तो नहीं हुई होगी। अंग्रेजी सरकार के जमाने में भी इस प्रकार का व्यवहार कभी नहीं हुआ होगा। लोग रेलों से उतार दिए गए हैं, क्या दिक्कत था? खाना नहीं हजम हो रहा था? जयप्रकाश नारायण का यह सुधार आंदोलन नहीं अच्छा लग रहा था? अरे उल्टी कर लेते, गैस का दवाई खा लेते। लेकिन रेलों से उतार दिए गए, बसों से उतार दिया गया, टिकट था फिर भी बेटिकट कर मान करके उनको उतार दिया गया अलग। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट देखा होगा आपने अखबारों में, जो मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट छपी थी अखबारों में, आपने पढ़ा होगा क्या लिखा गया था, क्या क्या नहीं हुआ था उसमें, सारे डिवीजन में क्या क्या नहीं हुआ है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? और डेमोक्रेसी की बात करते हैं ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं। अरे लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार नहीं है क्या कि जहां भी चाहे शांतिपूर्ण सभा करे अपनी? कैसा लोकतंत्र है तुम्हारा, जहां पे जनता अपना शांतिपूर्ण विचार प्रदर्शित नहीं कर सकती, विचार नहीं रख सकती, अपना जुलूस नहीं कर सकती? जहां भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे। वो राज्यपाल के यहां जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाएं, असेंबली के सामने जाएं, उनको पूरा अधिकार है। हिंसा करे कोई तो दूसरी बात है, हम तो हिंसा नहीं कर रहे थे, लेकिन हम जनता का, सभी का अधिकार है, हम स्वतंत्रता पूर्वक, शांतिपूर्वक कहीं भी जा सकते हैं। हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि, बड़े उच्च अधिकारी ने कहा क्या, कि मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा जी, एक बड़ा पुलिस अधिकारी आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, यहां ठीक नहीं होगा नाम लेना, कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। अरे जब जयप्रकाश नारायण के बारे में इतना बढ़िया सोचते, तो जयप्रकाश नारायण के लिए ये सारा क्यों किए? लोगों को उतार दिए, पीट दिए, सब क्यों किया? मीठी मीठी बतियाने आता है सब। तो उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है, क्यों लोगों को रखते हैं आप? जनता से घबराते हैं आप, डरते हैं आप? जनता क्या प्रतिनिधि है ना, किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? आपकी हिम्मत की लोगों को पटना आने से रोक लेंगे? उनकी राजधानी है पटना, कैसे नहीं आएंगे सब? आपकी राजधानी है क्या वो? यह पुलिस वालों का देश है खाली? ना यह पुलिस वालों का देश है, ना ही गद्दी पर बैठे लोगों का देश है। यह पूरी जनता की राजधानी है पटना। जो मन में आएगा सो करोगे। यह जनता का देश है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को चुल्लू भर पानी में, लेकिन दे दो चुल्लू भर पानी तो पी जाएंगे सब, डूबेंगे कहां? ऐसी नीचता का व्यवहार, शर्म आता है, थूकते हैं। मैं इस पे बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन माफी चाहता हूं। मैं कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन मजबूर किया गया मुझे। नीचता का व्यवहार है यह। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है, अगर सच में कोई लोकतंत्र का दुश्मन है, तो यही लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलवाते हैं, गोलियां चलाते हैं। यही डेमोक्रेसी है। और जयप्रकाश नारायण के मतलब ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी करने आए हो, मीठी मीठी बात बतियाने आए हो। इसे बदलना चाहती है जनता, अब नहीं चलेगा। पटना के गांधी मैदान में लाखों तादाद में ये जो उपस्थित है सभी लोग, कान खोल के सुन लीजिए। अब ये सब नहीं चलेगा, बदलना चाहती है अब इसे जनता। जयप्रकाश नारायण बदलना चाहते हैं, छात्र बदलना चाहते हैं, ये सब युवक बदलना चाहते हैं, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा, आज जो यहां से आंदोलन उठेगा, उसका नेता युवा होगा, उसका नेता युवा होगा, छात्र होगा उसका नेता। इसमें कोई डाउट नहीं है हमको। वाह, अब सोचिए ऐसा भाषण शुरू करके किसके खून में वो उबाल नहीं आएगा? समझ आ रहा है बच्चों सब लोगों को? बता दीजिए एक बार, समझ आए तो दिल का इमोजी वापस भेज देना फिर से। तुम्हारे सिवा कुछ ना
चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। ला 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 ला। क्या बात है, लव यू, थैंक यू सो मच बच्चों। चलो जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हाल में देखो मित्रों, एक बात तो यह कहनी थी, मैं जानता हूं कि डॉक्टर रहमान कहीं यहां बैठे भी होंगे। मित्रों आप लोगों से एक बात कहनी है, मैं जानता हूं कि यहां डॉक्टर रहमान बैठे होंगे। चलिए मैं डॉक्टर रहमान की बातों को थोड़ा यहां पे ये करता हूं। बच्चों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक हमारा यूट्यूब चैनल है एसएस 10th के नाम से, जो कल ही हाल फिलहाल अभी बना है, जो 10th के बच्चों के लिए है। अगर आपके घर में छोटा भाई बहन 10th क्लास का होगा तो रोज शाम 7 बजे इस चैनल पर आना है, सर्च करना है यूट्यूब पर एसएस और नीचे वाली लाइन और 10th डाल दीजिएगा, 10th एसएस 10th। ये ऐसे आप सर्च करते हैं ना तो ये चैनल आ जाएगा। चूंकि अभी नया चैनल है, आज अब ये क्लास लिया हूं और रोज शाम 7 बजे आप लोग हमारे लिए थोड़ा सा काम कर दीजिएगा। ये रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आपके घर में जो भी छोटे भाई बहन होंगे उन्हें कह दीजिएगा कि अब हम सिर्फ 11th और 12th को नहीं बल्कि 10th को भी पढ़ाना चाह रहे हैं दिल से। तो क्या आप सभी लोग इसमें हमारी मदद करेंगे? करेंगे? यस और नो बता दीजिए, क्योंकि आप ही से तो मदद मांगूंगा, आप हमारे परिवार हैं। तो मैं चाहता हूं कि कल की क्लासेज हो या कल से जो भी क्लासेज हो उसमें आपका छोटा भाई बहन अगर क्लास 10th में है तो वो जरूर जुड़े हमारे साथ। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट होगा, ये सिर्फ कमेंट में यस मत लिखिएगा, दिल से यस होना चाहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम यहाँ प्रतिदिन खड़े होकर के लगातार पढ़ाते रहते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन हो चाहे ये यूआईटी का प्लेटफॉर्म हो। हमारा एक ही लक्ष्य है कि गांव गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए, जो जानते हैं और बेहतर जान करके उनको पढ़ा पाए। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आप सबने बहुत सपोर्ट दिया। तो एसएस 10th करके है, आप सभी लोग इसको बहुत प्यार दीजिएगा, जुड़ जाइएगा आप लोग भी। अगर आपके घर छोटा भाई बहन है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उन बच्चों को जरूर बता दीजिएगा कि प्रतिदिन शाम को 7 बजे अनुसार साइंस हिंदी संस्कृत का क्लास लेंगे और उनकी जो टीम है ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई चलता रहेगा यूट्यूब पे ही, सारा कंटेंट यूट्यूब पे और सारी पीडीएफ ऐप पे हम देंगे फ्री में। ठीक है, एक भी पैसा कहीं नहीं देना है, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब कहीं एडमिशन वगैरह नहीं लेना है। इसमें हमारे एप्लीकेशन पे आपको बस यूट्यूब पे भी हम पढ़ा रहे हैं, हमारा कोई 10th का कोई पेड कोर्स अभी नहीं है, उनको चुपचाप पढ़ना है बस। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच बच्चों। हाँ तो डॉक्टर रहमान यही कोनवा में कहीं बैठे होंगे तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे बेचारे कि इस जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा। मैं भी समझता हूं कि मैं जोर जोर से बोल रहा हूं, तो अब जरा अपने को बांध के बोलूंगा। मैं बड़ा चीख लिया, चिल्ला लिया, लेकिन अब मैं कंट्रोल में बोलूंगा। हाँ तो मित्रों अभी हाल में मैं बेल्लोर में था तो हमारे परम मित्र और स्नेही उमा शंकर जी दीक्षित पटना आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें भी कही, साथ साथ कई प्रश्न भी उन्होंने उठाया। मेरा उनका बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना संबंध भी है मेरा। किनका? उनके साथ। 32-33 का आंदोलन जो चला था उसमें वह अंडरग्राउंड बंबई के बंबई में ही वह रहते थे, अंडरग्राउंड नेता थे, अंडरग्राउंड हो जाते थे चुपचाप। और सदानंद जी जो कि फ्री प्रेस के मालिक थे। अब यहां पे एक और सवाल जुड़ गया बच्चों, सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक थे। फ्री प्रेस का मालिक कौन था? चैट सेक्शन में लिख दीजिए। फ्री प्रेस का मालिक कौन था बच्चों? चैट सेक्शन में लिख दीजिए। उसकी स्थापना उन्होंने की थी, उन्होंने उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था, उन्होंने ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था उनको। मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी थी उन्होंने, पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। यहां पे सुन लीजिए, मैं अपना बड़ाई नहीं करना चाहता हूं। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठता मित्रता हुई थी, और वो अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है ना, वो बड़ा ठोस होती है। चाहे हम कहीं भी रहें, चाहे वो कहीं भी रहे, ठोस रहती है, चीजें क्लोज रहती है। उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। कहीं कोई रहे लेकिन मित्रता आज भी कायम, कहीं कोई भी रहे लेकिन मित्रता आज भी कायम है। कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो जाए। सुनिए, अब यहां पे कुछ राजनीतिक कटाक्ष आएगा। कुछ हमारे मित्र ये चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी और इंदिरा जी, इन दोनों में कुछ मेल मिलाप हो जाए। तो सुन लीजिए मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, मेरा किसी व्यक्ति से कोई झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वो इंदिरा जी हो या कोई भी हो। हमें तो भैया गलत नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है।
जो कार्य गलत होगा, जो नीति गलत होगी और जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स गलत होगा, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे गलत, मैं विरोध करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं विरोध करूंगा ही करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं विरोध करूंगा, अपनी अकल के मुताबिक हमेशा विरोध करूंगा। हम लोग इनकी तरह नौजवान थे ना उस जमाने में, लेकिन यह जरूरत होती थी हम लोगों की कि हम बापू के सामने हम कह देते थे कि बापू हम नहीं मानते हैं ये बात। तो बापू में इतनी महानता थी कि वो बुरा नहीं मानते थे। अरे जब हम लोग यंग थे ना, जयप्रकाश नारायण जी कह रहे कि हम लोग जब यंग थे तो महात्मा गांधी जी के सामने कहते थे कि बापू मैं आपका ये बात नहीं मानता हूं। लेकिन बापू इतने महान व्यक्तित्व के व्यक्ति थे कि उनको बुरा नहीं लगता था, वो बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे, वो समझाते भी थे। मैंने उनकी भी आलोचना की है। उस जमाने में तो मैं घोर मार्क्सवादी था, बाद में ना मैं लोकतांत्रिक समाजवादी बना, पहले तो मैं मार्क्सवादी ही था। किंतु बापू की मृत्यु के बाद कई वर्षों के बाद 1954 में मैं जब सर्वोदय में आया, बिहार में जवाहरलाल जी थे, एक बड़े भाई के रूप में थे। मैं उनको भाई कहता था, उनका बड़ा स्नेह मिलता था, मुझे बड़ा स्नेह मिलता था। पता नहीं क्यों मुझे वह मानते थे बहुत, मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन मैं उनकी भी बड़ा कटु आलोचना करता था। ये कह रहे हैं कि जवाहरलाल जी को कि वो हमें भाई मानते थे, हम भी बड़ा आदर करते थे, लेकिन मैं उनका आलोचना करता था, शिकायत करते रहता था। लेकिन उनमें भी बड़प्पन था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना है, उन्होंने हमारी बातों को बुरा नहीं माना है। लेकिन पटना फायरिंग पर जो बात हुई थी, जो मैंने पटना वाली फायरिंग पर मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूं कि बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था उस समय, और उस पर वह बहुत नाराज हो गए थे। जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं कि जवाहरलाल जी मेरे उस बयान से बहुत नाराज हुए होंगे, और मैं जानता हूं कि मैं बहुत सख्त शब्दों का प्रयोग भी किया था। अरे लाल बहादुर जी की बात कर ले, लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया, मैंने उनकी भी आलोचना की। कश्मीर के मामले में मैं उनकी भी आलोचना किया, उनको संदेश भी दिया, तार भी दिया कि अरे आप बहुत गलत काम कर रहे हैं जी, जो भी आपने किया है बड़ा गलत है, इससे कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको बड़ा दिक्कत होगा आगे। और सुन लीजिए, थोड़े ही दिनों में 18 महीनों में वह चल बसे। देश का दुर्भाग्य है कि लाल बहादुर जी भी नहीं रहे हैं? अरे इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद है ना, वे जवाहरलाल जी के भी साथ था, उनसे कहीं ज्यादा गंभीर और सीरियस है। और जवाहरलाल जी से परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, परराष्ट्र यानी कि दूसरे राष्ट्रों की नीति के संबंध में उनके साथ हमारा मतभेद था, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं कि जवाहरलाल जी से हमारा दूसरे राष्ट्रों की नीति को लेकर के मतभेद था, लेकिन हमारे अपने राष्ट्र को लेकर के नहीं था। हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, क्योंकि चाइना के मामला था, वो हंगरी के मामले में था, चाइना के मामले में था, परराष्ट्र की बातें। और मैं कोई गर्व नहीं करता हूं, मैंने उस समय जो आलोचना की हंगरी के मामले में, जो कुछ भी मैंने कहा, जवाहरलाल जी को बाद में मानना पड़ा। मैं अपने आप को बड़ाई नहीं करा रहा हूं, लेकिन वो गलत को मैं गलत कहता हूं, चाहे कोई भी हो। तिब्बत के बारे में मेरी बात तो उन्होंने नहीं मानी, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दे दिया, तब उस धोखे के कारण उनको समझ में आ गया और हृदय की ऐसी चोट लगी कि 2 बरस में वो चल गए, संभल नहीं सके। मैंने तिब्बत के मामले में भी उनको कहा था कुछ, लेकिन वो नहीं सुने। बाद में जब चाइना उनको धोखा दे दिया, तब उनको समझ में आ गया। ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया। वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा कभी करेगा। थोड़ी इनकी भी गलती थी, लेकिन परराष्ट्र नीति के संबंध में ही हमारा उनके साथ मतभेद था। अपने देशों के अंदर लेकर के हमारा उतना मतभेद उनके साथ नहीं था। अब एक बात और ले लीजिए, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं भाषण में, अब एक बात और ले लीजिए, जिसके चलते मैं बहुत ज्यादा करप्शन राजनीति में मानता हूं। अगर राजनीति में सबसे बड़ा अगर करप्शन है तो वो है भैया इलेक्शन का खर्चा। अरबों अरब रुपया एड पे खर्च हो जाता है, करोड़ों अरब रुपया एड पे खर्चा हो जाता है। राजनीति में करप्शन, सबसे बड़ा करप्शन कहां? राजनीति में है। और वो क्या है? इलेक्शन का खर्चा, यानी चुनाव का खर्चा। करोड़ों रुपए में चुनाव पर खर्च कर देंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ के नारे लगाए जाएंगे, समाजवाद का नारा लगाया जाएगा, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोगों से आप इकट्ठा करेंगे, अनअकाउंटेड मनी, जिसका खाता से कोई लेना देना नहीं रहेगा। अकाउंट से कोई लेना देना नहीं रहता है,
करोड़ों रुपए होते हैं वो, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है, कुछ भी हिसाब किताब नहीं होता है। ये सबसे बड़ा करप्शन है। आज से नहीं, बरसों से मैं ये चिल्ला रहा हूं, पुकार रहा हूं कि भाई इस चुनाव की पद्धति में थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए, चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि गरीब उम्मीदवार भी खड़ा हो सके, मजदूर भाई भी खड़ा हो सके, किसान भाई भी खड़ा हो सके, गरीब की पार्टी बन सके, जो गरीब की पार्टी हो वह अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके, लेकिन कहां कोई सुनता है? मेरी बात को कोई सुनता है? जयप्रकाश नारायण जी ये बात बहुत पहले ही कह चुके थे और शायद इसीलिए बड़ा चुभते भी थे सबको। देखिए चुनाव पे क्या होता है, हम और आप बांट दिए गए हैं। 2 मिनट आपको एक किस्सा बताऊंगा। हमको और आपको बांट दिया गया जाति के नाम पे। अरे बाबू साहब भाई, अरे हम हो बाबू साहब भाई, अरे महाराज देखा तो नहीं हो, जादव जी के सपोर्ट करता रहे महाराज, बाबू साहब हो के हमारा के सपोर्ट ना करो। पंडित जी महाराज देखो तो नहीं कि फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये सब शब्द हमारे और आपके दिमाग में बैठा दिया गया है और हम लोग अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा मूर्ख आदमी हम लोग को कह दिया जाएगा। और हैं भी हम लोग, नेतवा अपन रोटी सेके में लगा है सब, और हम और आप लाठी गोजी कैले बनी जा, आपस में मारा मारी खूब हो रहा बिया। देखिए कितना बढ़िया है, दूध मोही बच्चा समझ के दूध फेंक दिया, लोटा पोटा लोग, दूध हमारा चाहिए, दूध हमारा चाहिए, और वो अपना ठीक है गद्दी पे बैठ गया। तो हमको और आपको जातिवाद में बांट दिया गया है। रौरा जादव जी, हमू जादव जी, बस बस तो भाई आई भाई है। तनी को फोटो खींचा हो, फोटो खींचा, फोटो खींचेला के बाद तनी नेताजी हमारे को व्हाट्सएप कर दे। अरे एकदम अभी व्हाट्सएप कीजिए जल्दी। व्हाट्सएप हुई, अब बाद में फेसबुक पर पोस्ट हुई। आज देश के माननीय आदरणीय नेताजी के साथ तस्वीर लेने का मौका मिला। मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। जो अधिकार है वो भूल गए, फोटो में उलझ गए। नेताजी 5 बरिस पे आई हैं हाथ जोड़त। चाची उजार का कुर्ता पैंट पहन ले, चाची चिन्हा था नहीं, चाची कहते ना बबुआ आखी से लौकत नहीं है। तो कहे नेताजी हैं हमनी के सरपंच साहब, मुखिया जी। अच्छा अच्छा बबुआ कह, तो चाची अब की चुनाव चिन्ह हमार है बा, तो का चुनाव चिन्ह हमार पेंशन अभी ना भइल, पेंशन ना भइल, नोट करा सबसे पहले चाची के पेंशन बनी अब की बार। तो हाँ बबुआ पेंशनवा बनवा दे तो हमार 2 रोटी हो जाए, कहू बा हमारा खातिर। अब नेताजी अपना लिस्ट में नाम लिख ले कि चाची एकदम टेंशन मत लिया चाची, सबसे पहले तहार पेंशन बनी। बगल में एगो लुंगी पहन के चाचा जी बड़े, तब चाचा जी अरे ठीक है बा, तनी हमरो रे ध्यान दी, देखा तनी बड़का बगान बा, एको कल नहीं खे जा, कल नहीं खे, नोट करो चाचा के कल, सबसे पहले बड़का भैया के द्वार पे कल लागी। अतने में 5 साल में एक बार ही हाथ जोड़ना है। अगर आप सही उम्मीदवार नहीं चुनते हैं, जातिवाद में फंस गए और अपने समाज के लिए, अपने पंचायत के लिए, अपने गांव के लिए, अपने अधिकार के लिए पढ़ा लिखा सही उम्मीदवार का चयन नहीं किए, तो बस मुर्गा लिट्टी के फेरा में। चुनाव के 1 दिन पहले गांव में साड़ी बटा गई, 500 रुपया हर साड़ी के भीतर ही कवर करके दिया जाता, ककही बटाता, ककही फल्ला जी एगो साड़ी बटोले रहा, वोट हो देवे के बाद, अरे भाई एगो साड़ी में बिक गए, 500 रुपया में बेचा गिला, वोट की कीमत कितना बा। तो ये स्थिति हो गई है बच्चों। ज्यादा से ज्यादा परेशानी भइल तो दवाई पी ले, उनके दवाई पिया दिया गई कि राती में गए तो मेहरारू के 2-4 थप्पड़ आ गिल, दवाई मार के बोलो बैठे 12-2 थप्पड़। कल वोट देवे जाइब तो एकदम जाए के बा, है ये बटन दबावे के बा, कहाँ वहां जहां उल्टा सीधा पत्नी बोली तो 2-4 थप्पड़ बाजी हो जाई, ऐसे कि पति निखन बोलत, उनका दवाई बोलता। ये सब है पैसों का कमाल, जो ब्लैक मार्केट या अनअकाउंटेड मनी, जो बहुत बड़ी सच्चाई है, उसी की बात कर रहे हैं बच्चों। जयप्रकाश नारायण जी कह रहे कोई नहीं सुनता है हमारा। अब सोचिए कि ऐसे में एक गरीब मजदूर किसान भाई उम्मीदवार कैसे बन सकता है? अगर वो चाहता भी है कि हम अपने समाज गांव पंचायत के लिए कुछ करें, लेकिन बड़का बड़का रुपया वाला पैसा वाला आदमी अले, रात भर गांव में पैसा बंटवा दे, मुर्गा लिट्टी खिया दे, लो मैं लोग अब भोरे से नेताजी का नाम जो पता लो, 1 मिनट में मैं मामला बदल गई। कहां कोई सुनता है? कोई प्रेस रिपोर्ट वालों से तो पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना कराना चाहता हूं। ये लोग तो मोड़ ही बदल देते हैं। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और इस विचार का प्रसार मैं पिछले वर्षों में करता रहा हूं
और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके, मैं इसका प्रयत्न जरूर किया हूं। लेकिन जो वर्तमान हमारा आंदोलन है उसके संदर्भ में मैंने दल विहीन लोकतंत्र का कई जिक्र नहीं किया है और मैं ये चाहता भी नहीं हूं। फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर के जनता में, विशेष करके बुद्धिजीवियों में काफी भ्रम फैलाया जा रहा है। हमारी बात का उद्देश्य कुछ और बताया जा रहा है। यह अलग बात है कि मैं उस समय दल विहीन लोकतंत्र की बात करता था, लेकिन आज मैं जिस आंदोलन की बात कर रहा हूं उसका इससे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए मैं इतना कहूंगा कि सुन लो, गलत विचारधाराओं का प्रचार फैलाने वालों, दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है, यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंततः एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम हो जाएगी। वहां समाज ही अवश्य लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप भी प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा, कोई दल नहीं। जब स्टेटलेस सोसाइटी, शासन मुक्त समाज बनता जाता है तो वह शायद ही दल युक्त होगा, वो दल विहीन रहता है। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो गया है। ये कम्युनिस्ट लोग, जितने भी कम्युनिस्ट है ना, ये सब अपने विचारधाराओं को भूल गए हैं और आज इसे भ्रामक फैला रहे हैं। जहां तक मैं अगर वर्तमान आंदोलन का प्रश्न करूं, मेरी या अन्य किसी की, न छात्रों की, न विपक्षी राजनीतिक दलों की, नहीं सर्वोदय के सेवकों की यह कल्पना है कि इसमें से दल विहीन लोकतंत्र पैदा होगा। हमारे कोई दूर दूर तक ऐसा राय नहीं है कि हम दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। अरे विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने या बरस भर में फिर चुनाव होगा, जो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होता जाएगा। विधानसभा के विघटन से संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही पुनः निर्वाचन हो, पुनः दोबारा चुनाव हो। इसलिए प्रश्न उठता है, जैसा कि पिछले सप्ताहों में कई बार उठा, कि उस हालत में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा। मुझे खेद है कि उसका उत्तर पिछले दिनों मैंने बार बार दिया है, पर उसको कोई समझने की कोशिश थोड़ी करेगा। कोई करे तो बहुत कम ही लोगों ने कोशिश किया। इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। अरे मेरा अपना विकल्प तो छोड़ो, नए ढंग का है, लेकिन जो घिसे पीटे राजनीतिक चिंतन से भिन्न है। इसलिए उन्हें कभी समझ में यह बात नहीं आता। अगर मैं यह कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में से एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो देखिए मेरी बात सबको आसानी से समझ में आ जाएगी। सबको समझ में आने लगेगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद मेरी आलोचना शुरू कर दी जाएगी कि अरे ये तो अपना पार्टी बनाना चाहते हैं, ये तो अपना पार्टी बनाना चाहते हैं। अरे आलोचना शुरू हो जाएगी कि यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों और जनता का इस्तेमाल कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। यह स्थिति बनी है मित्रों। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूं तो उसको समझने की कोशिश बिल्कुल कम होती है या नहीं होती है। यह जानबूझकर ऐसा माहौल बना दिया जाता है। तो क्या है मेरा कहना, आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं, सुन लीजिए संक्षेप में। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम वोटर को, मतदाता को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान की प्रक्रिया न तो स्वच्छ और न ही स्वतंत्र। न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है और न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधि पर उनका कोई अंकुश ही रहता है। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूं। आज सिर्फ आप एक वोटर बन के रह गए हैं। कोई 500 रुपए में बिक जाता है, कोई पंडित जी बाबू साहेब जादव जी के नाम पे बिक जाता है। 5 साल का पूरा विकास एक जातिवाद में बिक गया। आपने अपना ईमान बेच दिया। न तो आपको अधिकार है कि आपका जो प्रतिनिधि था, उम्मीदवार था, वो जीत करके प्रतिनिधि बना, तो ना तो आप उस पर नजर रख रहे हैं, ना ही आपका कोई अंकुश है, ना उसका आपके ऊपर। वो 5 वर्ष में नेताजी जीत गए, तो जीत गिला के बाद यह बड़ा का माला इतना देही में लागल भर दे बिरले सराइल बा, फिर एकदम ढूंढ चिका डांस हो रहा है। जीत का जश्न जरूर मना, लेकिन अगले दिन से चाची के यहाँ केहू डेथ कर गई, बहुत भारी विपत्ति आ गई, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहा है, कोई पुछवैया नहीं है। नेताजी के तो नंबर डायरेक्ट मिली ना, मिले के भी ना चाहिए, लेकिन पीए के यहाँ फोन कर ली तो कही हेलो क्या रुकिए, अभी हम नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में बैठे हैं, अभी फोन रखिए, अभी नेताजी से बात नहीं हो पाए, साहब तो हॉस्पिटल में भर्ती करा। अच्छा रुकिए, अभी आधा घंटा बाद फोन करिएगा। हो गई। फिर 5 साल के बाद सियारा हुए भेष बदल ले बा। तो एजुकेटेड लोग को पहचानिए,
जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो युवा हो, वो हमारे समाज में निश्चित रूप से बदलाव ला सकता है। ना आपका उस पर कोई अधिकार है, गईला 500 रुपए में बिका के चलिए, वोट दबा के चल देला, उसका बड़ा महत्व है। एक वोटर को अपना अधिकार पता होना चाहिए। मैं इसी कमी को दूर करना चाहता हूं। अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसलिए बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, विकसित देशों के लोकतांत्रिक समाज में जो प्रतिभावी शक्तियां होती है, एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती है, जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधि पर निरंतर पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस पत्र पत्रिकाओं के रोल होते हैं, शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी जनता और शासन के बीच की संरचना का यहां बहुत अभाव है। यहां प्रेस वाले भी बिक जाते हैं, सुनाएंगे वही जो जनता को सुनाना है, सत्य बात को दबा ले जाते हैं, टीआरपी का चक्कर, रुपया का चक्कर, दुनिया भर की चीजें, खामियां नहीं बताई जाएगी हैं तो जौने रोगिया चाहे तौने बैदा फरमावे को कहावत कहल जाला हमने के यहां। तो प्रेस रिपोर्ट वाले भी ईमान अपना बिक गया है उनका। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां जयप्रकाश नारायण जी की जो बात है उसकी हम बात कर रहे हैं कि अधिकांश रिपोर्टर जो सत्य बात को इधर उधर उलझा देते हैं, जनता के बीच में उसको अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जनता उसी में उलझ जाती है। वास्तव में चीजें कुछ और होती है, दिखता कुछ और है, बताया कुछ और जाता है। इतना बड़ा गैप होता है। ये जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं कि पत्र पत्रिकाओं का जो रोल होता है, जो शिक्षित समुदाय का जो विचार, नैतिक असर, वो सब जनता और शासन के बीच में बड़ा गैप है इस सब चीजों का। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम का लोकतंत्र रह जाता है। वास्तव में लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है। इस पूरी अंतरिम संरचना का, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एक दिन में नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके अभाव में आम जनता या मतदाता मतदान के सिवा कोई भी पार्ट अदा नहीं कर सकता। हमारे और आपके हाथ में सिर्फ वोट देने का ही अधिकार है, और कुछ नहीं कर सकते हम लोग, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री या विधायक निरंकुश हो जाते हैं। हम सिर्फ वोट देने का अधिकार हमें दिया गया है, और वोट लेने वाला लेने के बाद निरंकुश हो गया, उस पर कोई दबाव महसूस नहीं होता है उसको, वो स्वच्छंद स्वतंत्र हो जाते हैं, और जनता का किसी प्रकार का उन पर दबाव अंकुश नहीं रहता, सिवाय इस भय के कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनको वोट नहीं दे। परंतु यह भय भी रुपया, जाति, बल प्रयोग, मिथ्याचरण आदि के कारण निष्भ्रम हो जाता है, निष्प्रभ हो जाता है। बस एक ही को डर रहता है कि अगला साले चाची हमारा के वोट दी है कि ना दी है। अच्छा ठीक बा, अगला साले देखल जाई, आई बस 500 के गाड़ी 2-4 को ले आई, बस खेला हो जाई, काम हो जाई। लिखे जयप्रकाश नारायण जी कि बस एक ही डर रहता है कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनको वोट नहीं दे। लेकिन इस डर को भी, इस भय को भी रुपया के बल पर, जात के बल पर, बल प्रयोग, किसी को पीट कर, धमका कर, कई बार कई बूथों पर जबरदस्ती वोट दिलाया जाता है। एक ही आदमी वोट मारते जाता है और सब पे निशान लगते जाता है, बस भागल हो यहां से, चलिए भागिए यहां से। इस प्रकार की बल प्रयोग किए जाते हैं, मिथ्या आचरण, गलत आचरण कर करके इस भ्रम को भी दूर कर दे, भय को भी दूर। अब चूंकि प्रदेश के छात्र रहे, युवक रहे, सर्वसाधारण जनता, अब आप लोग जागृत हो जाइए, और आप जागृत हो चुके हैं। वह आगे, बस थोड़ा देर और है बच्चों, वह आगे बढ़ रही है, और ये जनता कुछ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन लाना चाहती है। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं यही चाहूंगा कि आज जो हम सब असंगठित हैं, हमें संगठित होना चाहिए। हम ऐसे शक्ति एक आ जाए हमारे अंदर, और वह सही आदमी का चुनाव कर सके, चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधि के आचरण पर यथासंभव अंकुश भी रख सके। इस बारे में मैं कुछ आप लोगों को सुझाव देना चाहता हूं। क्या कि एक तो यह कि जब भी विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष, जो एक समिति है, संघर्ष समिति, जो भी संघर्ष समितियां हैं, वो मिल करके आम विचार लेकर के अपना उम्मीदवार खड़ा करे, अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं उनमें से किसी एक को हमें मान्य करना पड़ेगा। यदि इन समितियों के बीच में आम राय नहीं होती है तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूट नहीं हो, बगैर फूट हुए ये समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेंगी कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा, हम चुन सके भाई, या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेंगी। इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा कि हम कम से कम अपना उम्मीदवार तो चुन पा रहे हैं ना। यानी जनता और छात्रों की संघर्ष समितियां उस उम्मीदवार के चयन में अपना पूरा रोल अदा करेंगी। दूसरी बात कि जो भी उम्मीदवार अमुक जो भी चुनाव जीतता है, अगर चुनाव जीत गया उस क्षेत्र में, तो उसके भावी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखने का काम यह संघर्ष समिति करेगी। यही ना कि जीत गई तो काले से धोती कुर्ता चमकावे लगन या परफ्यूम मार के चलल बनी स्कॉर्पियो में घूमे हैं, अपने जनता को भूल गए।
तो एक फॉर्मूले में 5 साल में 5 अंगुरिया के चुंबक बना दे चाची, बस चाची कृपा बना दिया, चाचा जी पूरे आशीर्वाद चाचा, बस इस पर निगरानी रखना बड़ा जरूरी है। और ये काम संघर्ष समितियां करेंगी। जो भी लोग हैं, अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पर जाएगा तो उसको इस्तीफा देने के लिए हम बाध्य करेंगे ये समिति, भाई कि तुम इस्तीफा दो, तुम इसके लायक नहीं हो। इस प्रकार से जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा और आज की तरह उच्छृंखल, आज की तरह निरंकुश और स्वच्छंद वे नहीं रह पाएंगे। उनका ध्यान हमारे कार्यक्रमों पर रहेगा या उनकी जिम्मेवारियों पर ही रहेगा। ये बड़ा अच्छा चीज था। इस सिलसिले में एक और बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की होगी, बनी है या बन रही है, उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका जिम्मेवारी यह है कि समाज में जितना भी अन्याय काम हो रहा है, जितना भी अनीति हो रहा है, उसके विरुद्ध आपको संघर्ष करना है, आवाज उठाना है। और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य दिया जाएगा। गांव में छोटे अफसर हो, कर्मचारी हो, चाहे वो पुलिस की हो या कोई भी हो, जो घुसखोरी चलती है उसके खिलाफ संघर्ष समितियां एक्शन लेंगी। साथ साथ जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियां कर ली है, जिन्होंने बेनामी संपत्ति को हासिल कर लिया है, हथिया लिया है, उनका भी विरोध ये संघर्ष समितियां करेंगी और उनको दुरुस्त करने का काम करेंगी ये संघर्ष समितियां। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन सभी अन्यायों को भी रोकने का काम करेंगी। इस प्रकार से जनता की या छात्रों की ये जो भी निर्दलीय, दलविहीन, किसी दल का नहीं, निर्दलीय संघर्ष समिति जो है ना, जो हम लोग बनाएंगे, वह स्थायी रूप से हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए काम करती रहेंगी। और केवल लोकतंत्र के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेंगी, संपूर्ण क्रांति के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा अंश जयप्रकाश नारायण जी का आपने अभी अभी सुना, जो कि जनमुक्ति पत्रिका में पूरा भाषण पड़ा हुआ है। 5 जून 1974 का यह ऐतिहासिक भाषण मैंने आप सभी को उसी अंदाज में कोशिश किया है प्रस्तुत करने का, जिस अंदाज में जयप्रकाश नारायण जी ने शायद प्रस्तुत किया होगा। और मैं आशा करता हूं, पूरा विश्वास दिलाता हूं आप सभी लोगों को कि इस चैप्टर से आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, अगर ढंग से आप चैप्टर को पढ़े होंगे तो अगले क्लास में इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आएंगे और देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, एसएस 10th वाला चैनल जरूर मत भूलिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चे अभी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उतने बच्चे इस वीडियो को अपने यथासंभव 2 दोस्तों को तो जरूर शेयर करना, जरूर शेयर करना और अगली क्लासेज में अपने दोस्तों को भी लेकर के आना, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं। कैसा लगा आज का सेशन? जितने भी बच्चे देख रहे हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जाइएगा, एनर्जी मिल जाएगा और फिर अगली क्लास में आपको भरपूर ऊर्जा के साथ फिर पढ़ाएंगे। मैं अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी निष्ठा के साथ, सच्ची भावना के साथ आप सभी के सामने संपूर्ण क्रांति चैप्टर को पढ़ाया हूं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों को पढ़ा के, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो अभी चैट सेक्शन में बातें लिख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जितने भी बच्चे हैं कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिए। आप देखते बड़े हजारों की संख्या में है, लेकिन आप थोड़े कंजूसी कर देते हैं कमेंट करने में, हैं? तो आप लोग थोड़ा हम लोगों को मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, गुड नाइट बच्चों, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए।